हेलो क्लास 10। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक रेजिस्टिविटी के बारे में। इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में जो ओम्स लॉ पे आधारित था। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले। और रेजिस्टिविटी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस को भी, तो ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब बोलिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। तो यदि हम कोई भी टॉपिक को उठाते हैं और कोई स्पेशल वैल्यू को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वैल्यू नहीं। जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो सबको चिल्ड्रन कहा जाएगा, लेकिन अगर हम किसी 5 बच्चे को खड़ा कर रहे हैं जो स्पेसिफिक है पढ़ाई में, तो मैं उसको बोलूँगा कि स्पेसिफिक बच्चे जो पढ़ाई में है वो खड़े हो जाइए, और उन 5 को मैं खड़ा करूँगा। तो समझ में आना चाहिए, जब रेजिस्टेंस में से हम कोई एक ऐसी चीज़ को पकड़ते हैं जो स्पेसिफाइड हो, है ना, स्पेशल हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? ठीक है, तो नहीं, कलम का बहुत सारा भंडार है, सबको पेन ही कहा जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि मुझे वो वाला लिंक वाला जो पेन है वो मुझे लाइए, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस तो बहुत सारा है, और जब उसमें से हम कोई खास तरह का रेजिस्टेंस उठाएंगे ना, तो उसे ही हम बोल देंगे स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी उसे कहा जाएगा। समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे स्पेशल रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो उससे पूर्व आपको जानना होगा कि ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आया है? ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू आई आर, ये प्रूव्ड करके बताया गया है आपको कैसे हुआ है ना, क्योंकि V का रिलेशन I के साथ कैसा है? डायरेक्टली है। तो V इज इक्वल टू आई आर, आपने ये रिलेशन जाना होगा। अगर हम इसमें V को यहीं पे छोड़ देंगे, बराबर जहां पे है वहीं पे छोड़ देंगे, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। और I जो है R के साथ किस में है बताओ? जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या में आ जाएगा बताओ जल्दी? डिवीजन में आ जाएगा, और यहाँ पे R जो है वो अकेले रह जाएगा। ठीक है, तो एक आया यहाँ पर फॉर्मूला क्या आया रेजिस्टेंस का? V बटा I। ठीक है, V बटा I। यानी यदि आप जाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, और कोई वायर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी वायर अगर आप लेते हैं, ठीक है, ये वायर हो गया, तो इस वायर में जब आप, है ना, कोई भी बैटरी लगाओगे या सेल लगाओगे, बताओ सेल लगाओगे ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। और सेल लगाया जाता है क्यों? ताकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो यहाँ पर करंट है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सेल लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या फ्लो करने लगता है? करंट फ्लो करने लगता है। और हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब हम इस वाले सर्किट में वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर जानना चाहिए आपको क्या होता है, ऐसे आगे इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनेगा। तो वोल्ट मीटर जो है वो फटाक से क्या रीड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज रीड करेगा। और इसमें एक और लगा हुआ रहता है जिसका नाम क्या होता है बताओ? ए मीटर, और वो क्या रीड कर लेगा? करंट रीड कर लेगा। फिर फटाक से हम ये फॉर्मूला में वो उसको पुट करेंगे। मान लीजिए हमने पुट किया, और पुट करने के बाद अगर R का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। R का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को कितना भी बढ़ाइए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको रीड करेगा कौन बताइए? वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मनमर्जी से आप क्या करिए? बढ़ाइए, उसके अकॉर्डिंग करंट भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। समझिए थोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं। टंकी जो है वो अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसको आप 4th फ्लोर पे पहुंचा दीजिए। फर्स्ट फ्लोर से जो पानी का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा, वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जब वो 4th फ्लोर पे हो जाएगा तो वो फास्ट हो जाएगा। तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में वाटर का फ्लो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। यूनिट टाइम में वाटर का फ्लो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। उसी तरीके से पोटेंशियल
डिफरेंस यदि बढ़ाया जाता है तो करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टंकी वाला से समझिए, पानी मतलब करंट, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हाइट डिफरेंस है ना। तो हाइट के डिफरेंस को बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है और उससे वाटर का फ्लो बढ़ता है। यहाँ पर बैटरी के वैल्यू को बढ़ाने से, सेल के वैल्यू को बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, करंट का वैल्यू बढ़ता है। अरे बोलो यस और नॉट, तो बोलोगे यस। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जब रीड करा गया तो आर का वैल्यू कितना आया बताइए, 2 ओम आया। और बार बार क्या आ रहा है, आर बराबर 2 ओम ही आ रहा है, आर बराबर 2 ओम ही आ रहा है। भले ही आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लो, उसके अकॉर्डिंग करंट बढ़ेगा, है ना, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। समझने की कोशिश करो, देखो कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी बटा आई फॉर्मूला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 है तो ये कितना, आई कितना है, मान लो 5 है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही 20 हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 10, ये 30 हो जा रहा है। अगर हम कहें ऐसा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 15 होगा, है ना। और ये कट के क्या वैल्यू दे रहा है बताओ, हर बार क्या दे रहा है, 2 दे रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, ये हर बार कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना, हर बार कांस्टेंट वैल्यू देता है। और उसी कांस्टेंट वैल्यू को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इतना बेसिक तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ उदाहरणों से और समझते हैं कि होता क्या है। देखिए अभी हमने समझ लिया कि आर तो बढ़ेगा नहीं, तो हुआ कि भाई आर नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ा के हम दिखाते हैं। कैसे बढ़ाइएगा आप, तो आर को बढ़ाने के उपाय जो है ना, वो इस तरीके से फाइंड आउट किया गया और ये लैब में किया गया। और डे लाइफ एक्सपीरियंस से भी आप ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, वायर है, और ये वायर का लेंथ क्या है, एल है। वायर का लेंथ क्या है, एल है ना। तो ये फिक्स है ना, अभी लेंथ फिक्स इसका है कि वायर का लेंथ क्या है, एल है। और किया क्या गया, इसको डबल कर दिया गया, ठीक है। जितना पहले से था उसमें और उतना ही लंबाई का वायर जो है वो जोड़ दिया गया। पहले से एल था, बाद में प्लस एल और हो गया, तो जो टोटल लंबाई इस वायर की हो गई वो कितनी हो गई बताओ, 2L हो गई। तो L जो है वो ये हो जाएगा, L ये हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2L। अब क्या हुआ बताइए, कैसे हुआ होगा। तो लैब में गया कौन, कोई भी, वहाँ पे उसने क्या फाइंड आउट किया, इस वायर का फाइंड आउट किया। देखो मैं यहाँ पे एक मार्किंग लगाया हुआ हूँ, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक यही वायर का मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर उसने भी फाइंड आउट किया, भी उसका कितना आया, मान लो कि 10 वोल्ट आया, 10 वोल्ट आया। इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या आया, 10 वोल्ट आया, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या फाइंड आउट किया, आई फाइंड आउट किया, ठीक है, आई फाइंड आउट किया। उसके बाद जब ये यहाँ पर आई फाइंड आउट हुआ तो उसका वैल्यू जो है वो कितना था, 5 एम्पियर था। तो इसमें जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ बताओ, इस वायर में कितना हुआ होगा बताओ। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लोगे, R इज इक्वल टू क्या, भी बटा यानी 10/5 यानी क्या हो जाएगा, 2 ओम। तो 2 ओम हो गया। और यदि सेम वायर को डबल करा गया है तो सेम रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो यदि ये 2M है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। और फिर जब देखा गया ओवरऑल, तो जो R जो इस वायर में था वो क्या था आपका, 2 ओम था। तो बाद में जो R डैश आया, यानी ये टोटल वायर के लिए वो कितना आ जाएगा आपका, 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब कि R क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एक रिलेशन हमने जाना कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो लेंथ ऑफ वायर, यानी लेंथ अगर आपका डबल होता है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। लेंथ अगर आपका हाफ होता है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आयन के साथ, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, और सेम वायर अगर डबल हो रहा है तो उतना ही रेजिस्टेंस इस वायर में भी पैदा करेंगे। तो यदि ये x रेजिस्टेंस पैदा करेगा तो ये टोटल वायर कितना करेगा, 2x। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि ये x करेगा तो ये भी x करेगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा था कि यदि इस वायर को आप लेंथ को बढ़ाया है आपने, अब आप लेंथ को ना बढ़ा करके आप इसमें
क्या करो, इसके विड्थ को बढ़ाओ। देखो ये हो जाएगा, और इसका विड्थ कौन होता है, ये होता है, इसको बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आपको दिख रहा है मार्कर, मार्कर भी वायर जैसा है ना, देखो ध्यान से। तो मार्कर का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, और इसका जो एरिया होता है, और एरिया सिंपल सी बात है कैसे निकाला जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये सर्कुलर है। तो ये जो एरिया होता है, अगर इस एरिया को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, मतलब एक और ए ऐड हो जाए, तो देखो लेंथ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, इस बार मोटाई में बदलाव हो जाएगा। और देखा गया वही लैब में फिर से कि यदि यहाँ पर नॉर्मल सा बात ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे थे इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर वो कम दूरी तय कर रहे थे, और कम दूरी तय करने के कारण एनर्जी लॉस कम हो रहा था। लेकिन जब इनको जगह ज़्यादा मिल गया है ना, ये बाउंड्री हट गई ना, ऐसे थोड़ी होता है कि डबल कर लोगे, तो ये बाउंड्री हट जाती है। तो अब इसको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और ज़्यादा जगह अगर उसको मिल जाता है तो वो ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है, और ज़्यादा एनर्जी अगर वो लॉस कर दे रहा है सिर्फ घूमने में, तो टकराहट कम होगी। अरे बोलो यस और नॉट, है ना। कोई भी गाड़ी अगर बहुत ही ज्यादा भारी है, बहुत ही ज्यादा भारी है, और उसको एक्सीलरेटर दे करके कहीं से आप छोड़ दोगे, तो वो एक जगह पे जाकर के क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लगातार एक्सीलरेटर देते रहिएगा तो चालू रहेगा, लेकिन एक जगह पे जाके बंद हो जाएगा अगर एक्सीलरेटर देना बंद कर दीजिएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके सामने 100 मीटर पर एक वॉल है और एक 10 मीटर पे वॉल है, और यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी को एक्सीलरेटर करके छोड़ दिया, तो सिंपल सी बात है 10 वाले पे जब वो टकराएगा तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा महसूस करेगा, क्योंकि वॉल भाई वो करेगा, जितना तुम मुझे दोगे मैं उतना दूंगा, तुमने मुझे 10 न्यूटन दिया, मैं तुमको 10 न्यूटन दूंगा। लेकिन जो 100 मीटर पे वॉल है, हो सकता है कि वहाँ तक गाड़ी ही नहीं पहुँचे, अगर गाड़ी पहुँचे भी तो वहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स वो वॉल पे लगा पाएगी, बिकॉज धीरे धीरे कम होगा ना, फ्रिक्शन उसके एनर्जी को खींच रहा है अपनी तरफ, नीचे टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो वहां जाते जाते बेचारा का पावर ही नहीं बचा, है ना। होता है ना ऐसे, नॉर्मल सी बात है। एक आदमी था, वो मतलब उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तो लगा ठीक है लड़ो भाई मुझसे, लेकिन एक शर्त है कि तुमको पहले 5 आदमी से लड़ना होगा, फिर मेरे से लड़ो। तो 5 आदमी से उसने लड़वाया, वो बेचारा पूरा एकदम, और इतना ज़्यादा मतलब उसको हरासमेंट हुआ, टायर्ड हो गया, कि जब इसकी बारी आई इससे लड़ने की, तो बेचारा जैसे ही ऐसे उसने किया मारने के लिए उसको ना, बेचारा खुद ही गिर गया। होता है ना ऐसा, ठीक है। सेम है, ये थोड़ा सा अनलॉजिकल नहीं लेना है इसको इस तरीके से, लेकिन आप समझने के लिए इसको ले सकते हैं। तो वही चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा जगह मिला तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, और ज़्यादा दूरी तय करेगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, तो टकराने की जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम टकराएगा तो उसके जो रेजिस्टेंस है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। और कैसा प्रभाव पड़ता है, तो यही है कि आर जो होता है वो इन्वर्सली वेरिएटेड हो जाता है, किसके, एरिया के, किसके, एरिया के। बातें समझ में आ गई। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली वेरिएटेड है किसके, एरिया के। यानी एरिया जब 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ये कितना, 2 टाइम्स कम हो जाएगा। यदि ये 4 टाइम्स बढ़ेगा तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, और ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इन्वर्स का मतलब रिलेशन तो समझ में आना ही चाहिए आपको, ठीक है। और फिर देखा गया कि देखिए भैया, लेंथ बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, घटाओगे, तो रेजिस्टेंस पे बदलाव आता है ना। और वहाँ पर आर में बदलाव क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि लैब में तो वहाँ पे फिक्स था, एक मशीन फिक्स थी, उसमें जो कंडक्टर था वो फिक्स था, टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा था, उसके बाद जो मटेरियल था वो भी नहीं बदल रहा था, लेंथ भी सेम यूज किया गया था। ऐसा नहीं था नहीं मशीन को हमने ऐसे मार करके विड्थ बढ़ा दिया था, नहीं, और ना ही उसका एरिया बढ़ रहा था। तो सिंपल सी बात है, ऐसा किया गया। और फिर देखा गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इन दोनों को देखा गया तो देखा गया कि आर के सामने ये है, आर के सामने ये है, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो एल वहां पे पहुंच जाएगा और ये यहां पे पहुंच जाएगा। बोलो यस और नॉट, बोलोगे यस, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है तो कांस्टेंट वैल्यू लगता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ये वाला साइन जैसे ही इक्वल होगा तो एक वैल्यू कांस्टेंट लिया जाता है, और कांस्टेंट वैल्यू उसे ही लिया जाता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। वहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं बदल रहा था, क्यों, क्योंकि लेंथ नहीं बदल रहा था। रेजिस्टेंस कब बदलता है, लेंथ बदलने से। लेंथ बदल रहा था क्या, नहीं। ब्रेथ थी, विड्थ बदलने से बदल रहा था क्या, नहीं, क्योंकि वो फिक्स था, लैब में मशीन में फिक्स था। टेम्परेचर बदलने से टेम्परेचर बदल रहा था, नहीं। अरे एट ए टाइम थोड़ा सा कम बेसी होता है, लेकिन एक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और सिंपल सी बात है, वो मशीन के अंदर था तो वहाँ पर और बदलाव कम रीड होगा, बाहर रहता तो बदलाव रीड हो जाता। अरे यस और नॉट, यस।
तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ें वहाँ पे बदल नहीं रही थी, इसलिए रेजिस्टेंस वहाँ पे फिक्स था। अब वहाँ पे इसीलिए आर को कांस्टेंट लिया गया था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर इज कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आर का वैल्यू नहीं बदल रहा था। यहाँ पर भाई ध्यान से सुनना, एल बदल रहा है ना, एल बदल रहा है, ए बदल रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, एल बदलने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बदलेगा, ए बदलने पर भी बदलेगा, तो कौन सी ऐसी थर्ड चीज़ है जो बदलता नहीं है, लेंथ और एरिया बदलने से भी नहीं बदलेगा। और इसको ऐसे समझो भाई, अगर एक मनुष्य है, उस मनुष्य का एक अंगुली काट दिया जाए तो उस अंगुली में उस आदमी का प्रॉपर्टी तो जरूर होगा, बिकॉज वो आदमी का लिंक है उसके साथ, है ना, मतलब जो भी यहाँ पे होगा ब्लड सैंपल या जो भी है मैच करता है ना, ऐसे ही ना खूनी को पकड़ा जाता है, या कोई किसी का हो जाता है, कहीं पे मिल जाता है कोई क्या बोलते हैं उसको, मर्डर्ड मतलब बॉडी, तो उसमें जांच किया जाता है ब्लड का और पता लगा लिया जाता है किसी न किसी तरीके से कि वो कौन थे, है ना। अगर ब्लड सैंपल लेने लायक शरीर हो, ठीक ठाक हो कुछ कंडीशन में, तो वही चीज़ यहाँ पर है, मतलब नेचर नहीं बदलता है ना। कॉपर का वायर है, अगर उसको आप हाफ कर दोगे तो कॉपर से वो सिल्वर थोड़ी हो जाएगा, वो कॉपर ही रहेगा। इसका मतलब नेचर नहीं बदलता है लेंथ विड्थ बदलने से। तो सेम चीज यहां पर है, आर होगा यहां पे बराबर होगा। अब यहां पे कोई ऐसी चीज लेंगे जिसका वैल्यू नहीं बदलता है लेंथ और एरिया बदलने से, और वो कौन सा है, तो ऐसा एक साइन, और इसको बोला जाता है क्या, बताइए जल्दी, रो बोला जाता है। इस साइन को क्या बोला जाता है, रो। और ये किसको शो करता है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, स्पेशल रेजिस्टेंस, बोलिए हाँ या ना। अब बोले यस, स्पेशल रेजिस्टेंस को शो करता है, या हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और हम क्या बोलते हैं भाई, इसका नेचर भी। किसका नेचर, जिस वायर का हम निकाल रहे हैं, जिस वायर का हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर ये रो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस बराबर क्या, रो एल अपॉन ए, रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, ये जो है वो स्पेशल है और इसका वैल्यू बदलता नहीं है लेंथ और एरिया के बदलने से। बड़ा सिंपल सा, इस पे क्वेश्चन मिलेगा, आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका और ये निकालना होगा। तो इन चारों में से कोई भी 3 दिए हुए रहेंगे और एक निकालना होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको स्पेशल रेजिस्टेंस क्यों बोला गया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि स्पेशल रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है। तो क्यों, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पे R है तो मैंने R लिखा है, बोलेगा बिल्कुल कोई बात नहीं, बराबर है, बराबर लिखा है। यहां पर ये रो है, रो तो लिख दिया मैंने, और इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ कितना होगा 1 मीटर, एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ जल्दी, रो हो जाएगा। R इज इक्वल टू रो हो जाएगा, यानी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू स्पेसिफाइड कंडीशन में होगा वही क्या कहलाएगा, रो का वैल्यू। अब बोले स्पेसिफाइड कंडीशन क्या, तो हमने लेंथ को फिक्स कर दिया, हमने किसको फिक्स कर दिया, एरिया को भी, और हमने किसको फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट रखा। और जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, लेंथ को कांस्टेंट रखा, एरिया को, तो आया रेजिस्टेंस का जो वैल्यू उस वायर के लिए, उस मटेरियल के लिए, वही रेजिस्टिविटी का वैल्यू हो गया। अरे बोलो यस और नॉट। और ऐसे ही सबका निकाला गया रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी किसका कम आया, मेटल्स का कम आया, क्योंकि तुरंत आराम से पार कर जाते हैं वहां पर। तो R इज इक्वल टू रो। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई। और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ ऐसा यूनिट फटाक से किसका, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का देखो फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो ना, वैसे ही देखो ध्यान से सुनना, ऐसा यूनिट निकालने में आप फॉर्मूला निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो R यहां पे है, वहीं पे रह जाएगा। यहां पर बताओ क्या था, यहां से आओ पकड़ो, R था, R यहां पर एक क्या में है बताओ, डिवीजन में, तो क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। L कहां पे है, ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ जाएगा, और यहां पे रो हो जाएगा। R मतलब क्या होता है बताओ, ओम होता है। एरिया का क्या होता है बताओ, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो ये बच जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा आपका किसका वैल्यू बताओ, रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी बराबर, आप ये भी ध्यान देना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। और उससे आप उसके जगह पे यूनिट फिक्स कर लो, आप यूनिट निकल जाएगा। आर का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 2 मीटर 1 मीटर बच जाएगा। तो ओम थी रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। कोई तकलीफ है यहाँ तक समझने में? तो मुझे लगता है कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए रेजिस्टिविटी को समझने में। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ वीडियोस में हम करवा देंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।